भारत में अब लोकतंत्र बचा है कि नहीं? भारत की व्यवस्थाएं इस किताब के हिसाब से चल रही हैं कि नहीं? हमारे देश में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार काम कर रही है, प्रधानमंत्री है या फिर कोई तानाशाह बैठा है जो अपने ठेंगे पर संविधान और लोकतंत्र को रखता है तथा संविधान द्वारा जनता को प्रदत्त अधिकारों को सरेआम कुचला जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी जिन संवैधानिक संस्थाओं की है, उसी संस्था में बैठे हुए कुछ जज संविधान की शक्ति को कमजोर करते हुए क्यों दिख रहे हैं? यानी जिनका काम है संविधान को मजबूत करना, उसके भीतर लिखी बातों को जमीन पर उतारना, वो खुद ही उन्हें मिटा देना क्यों चाहते हैं? यहां एक बात और ध्यान रखिएगा, वही संविधान जनता को भी अधिकार देता है, वही संविधान न्यायपालिका को न्यायपालिका बनाता है, पूर्ण न्याय का अधिकार देता है, और उसी संविधान ने कहा है कि ये न्यायपालिका मेरी भी रक्षा करेगी, यानी संविधान की रक्षा करेगी। और ये सब किसके लिए? देश की जनता के लिए, हमारे आपके लिए, किसी धन्ना सेठ या किसी नेता के लिए नहीं। हालांकि एक नागरिक के रूप में उनके भी बराबर के अधिकार हैं, मगर इतने अधिकार किसी के नहीं है कि वो बाकियों के अधिकारों को लूट ले। परंतु सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति तब बन जाती है जब रक्षक ही भक्षक नजर आने लगता है। आज भारत के जाने माने पत्रकार और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित रवीश कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है और हाईकोर्ट में जाकर मोदी सत्ता के बारे में जो शिकायत उन्होंने किया है, और वो एक तरह से भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति है। और यह शिकायत सत्ता तथा सिस्टम का सेठों के चरणों में लौट जाने की है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री के परम मित्र यानी हमारे 75G के परम मित्र अडानी को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने ढेर सारे वीडियो डिलीट करने के आदेश दिए। हमने इस मामले पर विस्तृत चर्चा इस वीडियो में किया है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। हालांकि बाद में एक दूसरा आदेश भी आया, परंतु आज बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। जो पहला आदेश आया था वो सीधे सीधे इस देश की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों के खिलाफ है और तो और संविधान के खिलाफ है। ये बात क्यों उठ रही है, अभी थोड़ी देर में एकदम आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगी। अब सवाल यह है कि देश की अदालतों में बैठे जज क्या पढ़ते लिखते नहीं है? क्या अपने ही न्यायपालिका के आदेशों को नहीं जानते? सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है नहीं पता है? या फिर सेठों और सत्ता की यहाँ इतनी अच्छी मिठाई मिल जाती है कि सारा ज्ञान भूल जाता है? अगर ज्ञान नहीं है तो उन्हें ट्रेनिंग पर भेजने की जरूरत है, और यदि ज्ञान होते हुए भी मिठाई के प्रभाव में लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं तो ऐसे लोगों से देश को सावधान रहने की जरूरत है। आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी गंभीर बात क्यों बोल रहा हूं, तो यदि आप हमारे नियमित दर्शक हैं तो आपको मालूम होगा मैं यूं ही कुछ नहीं बोलता। अडानी सेठ को बचाने के चक्कर में देश की न्यायपालिका और मोदी सत्ता का जैसा गठजोड़ सामने आया है, उसने भारतीय लोकतंत्र के सबसे बुरी कहानियों में से एक का नया चैप्टर खोल दिया है। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को लेकर जो टिप्पणियां की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बातें कही, उन्हें सुनकर समझ नहीं आता कि हमारे 75G भारत के प्रधानमंत्री हैं, एक लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, या फिर जनता की छाती पर पांव रखकर बने तानाशाह। क्या वो भगवान से भी बड़े हैं? देश के लिए तो ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, यदि सिस्टम में बैठे कुछ अधिकारियों या मिलाडों के लिए भगवान है तो ऐसे भगवान को देश की जनता पर न थोपा जाए। उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक इंटरव्यू में ईवीएम हैकिंग को लेकर अपनी ही सरकार की पोल खोल दी और सरकार से ज्यादा अपनी बुद्धि की पोल खोल दी है। मैडम की बातें सुनकर दिल्ली वाले सर पीटने लग जाएंगे कि अब तक जो मुख्यमंत्री थे उनकी गिनती सबसे ज्यादा पढ़े लिखों में होती थी, और अब एक ऐसी मुख्यमंत्री मिल गई जो एकदम एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली छात्रा लगती है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, सभी मामले बेहद गंभीर है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, यह आपकी जिम्मेदारी। 2 सेकंड लगता है, अभी निपटा लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुल के आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में जो आदेश दिया था, जिसमें 138 यूट्यूब वीडियो और 80 के आसपास इंस्टाग्राम पोस्ट को हटाने के लिए कहा गया था, वो भी एक तरफा सुनवाई में दूसरे पक्ष को सुने बिना, इस पर हमने पहले ही विस्तृत चर्चा किया था। फिलहाल हमें यह समझना है कि किस तरीके से यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों के खिलाफ है, और आदेश देने वाले सीनियर सिविल जज अनुज कुमार सिंह की काबिलियत, उनकी जानकारी और ज्ञान पर सवालिया निशान खड़े करता है। एक पक्षीय सुनवाई में उन्होंने अडानी से संबंधित ढेर सारे वीडियो और अन्य चीजों को हटाने के आदेश दे दिए, और चौंकाने वाली बात यह है कि जिन चीजों को अपमानजनक कहा गया उनकी जांच तक नहीं हुई, यानी बिना जांच के ही वीडियो डिलीट करने के आदेश। एक तरफा कार्रवाई। निचली अदालत में वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता और अन्य पत्रकारों का मामला चल रहा था, और अपने आदेश में सिविल जज अनुज कुमार सिंह ने कह दिया कि 36 घंटे के भीतर सारे वीडियो हटा दीजिए, और तो और इन्होंने भविष्य में इस तरह के कंटेंट पब्लिक करने से भी रोक दिया, यानी पहले से ही प्रतिबंध लगा दिया। अब सवाल यह है कि जो कंटेंट अभी बना ही नहीं, उसके बारे में आपने कैसे राय बना ली कि वो मानहानिकारक होगा या गलत होगा या निराधार होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरी सुनवाई से पहले ही प्रकाशन पर रोक लगा दिया गया। ये तो यूपी का बुलडोजर हो गया, राम राज्य वाला। किसी पर कोई भी आरोप लगा दो, बिना जांच के, बिना सुनवाई के, बिना दूसरे पक्ष को सुने घर ढहा दो। न्यायपालिका में भी वही होने लगा, दूसरे पक्ष को सुना नहीं, आदेश दे दिया कि डिलीट करो। कंटेंट मानहानि
वाला है कि नहीं इसकी जांच नहीं हुई और डिलीट करने का आदेश हो गया। साथ ही साथ सेठ को यह भी अधिकार दे दिया गया कि आप चुन चुन के लिंक भेज दीजिए, सरकार सब डिलीट करवाएगी। कुल मिलाकर ये सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) यानी हमारे आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। बोलने पर प्रतिबंध तभी लगाया जा सकता है जब उससे भारत की संप्रभुता, अखंडता, देश की सुरक्षा, विदेशी देशों से संबंध खतरे में आ जाए, जब सवाल करने से सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ जाए या मान हानिकारक चीजें हों, पता हो कि गलत है, तभी रोका जा सकता है। अब आप तो जानते हैं वर्तमान सत्ता गोदी मीडिया और उसके पूरे सिस्टम के लिए अडानी ही देश है। अब जब वही देश है तो हो सकता है इन्हें लगा हो कि हमारा देश खतरे में आ गया, तभी तो इस तरह की बातें कही गई। मगर ऐसा आदेश देने से पहले सिविल जज अनुज कुमार सिंह भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले ही यानी साल 2024 में ही ब्लूमबर्ग मामले में आदेश दिया था कि एक पक्षीय निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। यानी ये नहीं किया जा सकता कि एक पक्ष की शिकायत पर आप निषेध लगाने की आज्ञा दे दें, उसके लिए मजबूत आधार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि ऐसे आदेश तभी दिए जाने चाहिए जब उन्हें न देने से अधिक अन्याय हो जाए। सीधे सीधे कहें तो किसी भी लेख के प्रकाशन पर सुनवाई से पहले ही निषेध लगाना लेखक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनता के जानने के अधिकार पर गंभीर प्रभाव डालती है। ध्यान रखिएगा, यहां सिर्फ पत्रकारों का मामला नहीं है, आपके जानने के अधिकारों का हनन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से साफ है कि विशेष रूप से एक पक्षीय निषेधाज्ञा तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि जिस चीज पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है वो दुर्भावनापूर्ण या स्पष्ट रूप से गलत है। जबकि अडानी केस में आप देखेंगे तो तथ्यों की जांच ही नहीं हुई, दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया और जिन पत्रकारों के वीडियो डिलीट करने के आदेश आए वो सब देश के काफी जिम्मेदार लोग हैं जो यूं ही मुंह उठाकर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हम सबको मालूम है गुर्गे 24 घंटे आंख गड़ाए बैठे रहते हैं। एक छोटी सी गलती गंभीर परिणाम ला सकती है। पिछले ही साल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि मुकदमा शुरू होने से पहले अगर लापरवाही से अंतरिम निषेध लगा दिया जाएगा तो सार्वजनिक चर्चा का गला घोंटने जैसा होगा। और स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझें तो साफ साफ कहा गया कि अदालतों को एक पक्षीय निषेधाज्ञा नहीं देनी चाहिए, सिवाय उन असाधारण मामलों के जहां प्रतिवादी द्वारा जो बचाव प्रस्तुत किया जाए वो मानने के लायक न हो। यह ब्लूमबर्ग मामले में देश की सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। इंडियन एक्सप्रेस के लिए अपूर्वा विश्वनाथ ने यह रिपोर्ट लिखा था जिसमें यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली की एक अदालत में सीनियर सिविल जज अनुज कुमार सिंह ने जो आदेश दिया वो संविधान के खिलाफ तो था ही, देश के नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ तो था ही, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के भी खिलाफ है। आप अपने स्क्रीन पर पूर्व चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ का यह निर्देश देख सकते हैं। अब आते हैं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के मामले पर। इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के उसी आदेश को चुनौती दिया है जिसमें इन्हें भी अडानी इंटरप्राइजेस के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया। आपको बता दें कि इसी आदेश को न्यूज लॉन्ड्री ने भी एक अन्य याचिका में चुनौती दिया है। सोमवार को जस्टिस दत्ता इन दोनों ही मामलों की सुनवाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट वाले दत्ता नहीं है, ये दिल्ली हाईकोर्ट वाले दत्ता है। हालांकि सावधान 22 पसेरी। अपनी याचिका में रवीश कुमार कहते हैं कि यह केंद्र सरकार का आदेश कार्यकारी शक्ति का अभूतपूर्व और असंवैधानिक प्रयोग है। ये लोकतांत्रिक शासन में प्रेस की स्वतंत्रता और भारत के संविधान में निहित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की बुनियाद पर हमला करता है। रवीश कुमार ने कहा कि वो उस मानहानि मुकदमे में प्रतिवादी नहीं थे जिसमें यह आदेश पारित किया गया, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देश से उन पर प्रत्यक्ष और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि उनके भी YouTube वीडियो को हटाने के लिए निशाना बनाया गया है। यानी इकट्ठे पूरे देश में जहां जहां अडानी का नाम लेकर वीडियो बनाई गई है, कोई पोल खोली गई है, किसी रिपोर्ट पर बात हुई है, सबको डिलीट करो। ये क्या चल रहा है? रवीश कुमार ने मोदी सत्ता के इस आदेश को सरकारी अतिक्रमण का भयावह उदाहरण बताते हुए कहा कि इसका प्रभाव व्यक्तिगत रूप से कंटेंट बनाने वालों से आगे बढ़कर यानी सिर्फ यूट्यूबर्स तक सीमित नहीं है जो बोल रहे हैं, उन तक सीमित नहीं है। ये देश में स्वतंत्र पत्रकारिता और सार्वजनिक संवाद के पूरे सिस्टम तक फैला हुआ है। यानी मोदी सत्ता ने जो एक्शन लिया है ये लोकतंत्र का पूरा ढांचा ही बर्बाद करने वाली चीज है। रवीश कुमार ने अपनी याचिका में मांग किया है कि पत्रकारिता संबंधी विषय वस्तु पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए अनुच्छेद 19(2) के जो सुरक्षा उपाय हैं उनका सख्ती से संवैधानिक अनुपालन आवश्यक है और इसका केंद्र सरकार ने उल्लंघन किया है। यानी अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको याद दिलाया था कि कैसे राष्ट्र की संप्रभुता वगैरह जब खतरे में आती है किसी के लिखने बोलने से, तब इस आदेश को दिया जा सकता है। अब किसी सेठ या उसकी कंपनी के मामले में बात करने से कौन खतरे में आ जाता है, सवाल उठाने से कौन खतरे में आ जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। वैसे याद तो आपको भी होगा कि अडानी ग्रुप ने ही एनडीटीवी को कब्जे में लिया, कैसे लिया वो भी आप जानते हैं, और फिर तमाम पत्रकारों ने चैनल छोड़ दिया। रवीश कुमार भी उनमें से एक है। अपनी याचिका में उन्होंने यह भी मांग किया कि केंद्र सरकार से कहिए कि संवैधानिक और वैधानिक रास्तों का प्रयोग किए बिना ऐसे आदेश जारी करने से बचें। केंद्र सरकार को किसी भी मामले से संबंधित प्रशासनिक कार्रवाई के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश स्थापित करना चाहिए। किसी भी कंटेंट के विनियमन में कार्यकारी अतिक्रमण के खिलाफ सुरक्षा उपाय
स्थापित करने तथा पत्रकारों और विषय वस्तु निर्माताओं की सुरक्षा के लिए निर्देश देने की मांग दिल्ली हाईकोर्ट से वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने किया है। यानी ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मोदी सत्ता पुरानी होती जा रही है, स्वतंत्र आवाज और पोल खोलने वालों, सवाल करने वालों का गला घोंटने की नई नई तरकीबें निकाली जा रही हैं। मगर चिंताजनक बात यह है कि न्यायपालिका के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। सोचिए कि जो मामला चल रहा था उसमें प्रंजा गुहा ठाकुर था और अन्य पत्रकारों का नाम था, उनका मामला था। उस मामले में एक तरफा सुनवाई करके उन लोगों के वीडियो डिलीट करने के भी आदेश आ गए जिनका उस मामले से कोई लेना देना नहीं था। इन सब का टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, आप जानते हैं। लक्ष्य वही सेठ बचाओ, सेठ बचाओ। वैसे सेठ बचाने के लिए किस तरीके से भारत की न्यायपालिका लोटी हुई नजर आ रही है, विस्तृत देखना है तो इस वीडियो को देख लीजिए। सिर्फ एक ही नहीं, सभी सेठों को बचाने का कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से चल रहा है। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा और ये सब चलाने के लिए सवाल करने वालों, आलोचना करने वालों का गला घोटना जरूरी है। पहलगाम हमले के बाद जब पूरा देश मोदी सत्ता की आलोचना कर रहा था, सवाल कर रहा था, उसी दौरान लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किए। अब सवाल करने का, आलोचना करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। इस देश ने एक समय वो भी देखा है जब पंडित नेहरू के सामने बैठकर किसी ने कह दिया कि देश बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते, और पंडित जी मुस्कुराते रहे। यकीन नहीं होता कि ये वही देश है। और उसी देश की अदालतें अब कहने लगी हैं कि नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री के बारे में जो कहा वो ठीक नहीं है। दरअसल नेहा के खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी में FIR दर्ज हुई थी। इसे ही रद्द करवाने वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची, याचिका लेकर गई। मगर हाईकोर्ट ने जो कहा उसको सुनिए। जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी और जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1) सभी नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था या शालीनता या नैतिकता को बनाए रखने के लिए उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केस डायरी से पता चलता है कि नेहा का सोशल मीडिया पोस्ट पाकिस्तान में बड़े लेवल पर शेयर किया गया, जो कि भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ थी। अब सवाल यह कि क्या भारत के नागरिकों को इस आधार पर सजा दी जाएगी कि उनका वीडियो पाकिस्तान में शेयर हो गया? तब तो पाकिस्तान के हाथों में कितना मजबूत हथियार है। वो किसी भी भारतीय नागरिक का, खासकर जो पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो सत्ता के सामने लौटते नहीं, दलाली नहीं करते, सवाल करते हैं, उनमें से किसी को भी फंसा देगा। हमारा वीडियो उठाकर पाकिस्तान में शेयर कर दिया जाए और फिर हमारी अदालतें हमसे कहें कि तुम्हारा वीडियो पाकिस्तान में शेयर किया गया है, तुमने गलत किया है। चलो जज साहब लोग कहने लगे कि आपने सरकार की आलोचना की थी इसलिए आपको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या ये पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हथियार देने जैसा नहीं है? और याद रखिएगा, ये वही लाइन है जिसे मोदी सत्ता के लोग और भाजपाई लोग यूज करते हैं, जो अदालत ने कहा। दोनों लाइनें एकदम हूबहू मैच कर रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल अपमानजनक और असम्मानजनक तरीके से लिया गया। नेहा सिंह राठौर द्वारा धार्मिक और बिहार चुनाव के पहलू का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री का नाम लेकर उन पर आरोप लगाया गया और कहा गया कि भाजपा सरकार अपने स्वार्थ के लिए सैनिकों की जान कुर्बान कर रही है, देश को पड़ोसी देश के साथ युद्ध में ढकेल रही है। सवाल यह है कि अगर नेहा ने आलोचना की और कहा कि सेना का या उसके नाम का दुरुपयोग चुनाव के लिए किया जाता है, तो इसमें क्या गलत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से यह काम करते आए हैं। पुलवामा के शहीदों की लाशों को दिखा दिखाकर देश में चुनावी माहौल किसने सेट किया? किसने शहीदों के नाम पर वोट मांगा? किसने कहा कि मैं देश के फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि क्या आपका पहला वोट देश के शहीदों के नाम जा सकता है क्या? और अभी बिहार में जाकर अपनी नसों में गर्म गर्म सिंदूर कौन बहा रहा था, कौन दौड़ा रहा था? जो बात हर जगह मौजूद है, भला उससे अदालतें इनकार कैसे कर सकती हैं? हिंदुस्तान के इतिहास में सेना के नाम पर शायद ही किसी नेता ने इतना वोट मांगा हो, इतना कटोरा घुमाया हो, जितना नरेंद्र मोदी ने मांगा है। सरकारी वकील ने अदालत में नेहा सिंह राठौर की याचिका का विरोध किया। कहा कि जब देश की सुरक्षा खतरे में थी, अखंडता खतरे में थी, सरकार उसे संभालने का हर प्रयास कर रही थी, याचिकाकर्ता यानी नेहा सिंह राठौर ने बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। और भी बहुत सारी बातें सरकारी वकील ने कही। और ऐसा लगता है कि नेहा सिंह राठौर की एक पोस्ट से 145 करोड़ का देश, हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री, वर्ल्ड लीडर और उनकी सत्ता सब खतरे में आ गए, देश खतरे में आ गया। खबरदार, कोई सवाल नहीं करेगा कि जब 26 नागरिकों को धर्म पूछकर कथित रूप से मार दिया गया और फिर पूरे देश में नफरती चिंटू हिंदू मुस्लिम करने में लग गए थे, कश्मीरियों पर हमले हो रहे थे, तब अदालतें कहां थी? तब वो सरकारी वकील कहां थे जो जनता के पैसे पर चलते हैं और जनता के विरोध में बात करते हुए नजर आते हैं, तर्क देते हुए नजर आते हैं? ऑपरेशन सिंदूर में हमारे लगभग 10 जवान शहीद हुए, बहुत सारे आम नागरिक मारे गए। जब संसद में खड़े होकर देश के रक्षा मंत्री बड़ी बेशर्मी के साथ कह देते हैं कि हमारा कोई जवान नहीं मारा गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई शहीद नहीं हुआ, तब इस देश का अपमान होता है कि नहीं? सेना का अपमान होता है कि नहीं? अखंडता खतरे में आती है कि नहीं? कुल मिलाकर सवाल वही है कि सवाल मत करिए, आलोचना मत करिए, वरना हमारे 75G छुई मुई हैं। लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नहीं, इन्होंने अपने आप को कुछ और ही समझ लिया है और पूरे सिस्टम को उसी में लगा दिया है। सवाल यह भी है कि जब यही नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में उल जलूल बकवास किया करते थे, उन्हें मौन मोहन सिंह कहा करते थे, उन्हें रेन कोट पहनकर नहाने वाला कहा करते थे, रिमोट कंट्रोल से चलने वाला कहा जाता था, तब यह प्रधानमंत्री का अपमान था कि नहीं? यह सवाल मत करिएगा, कतई नहीं, वरना हो सकता है कि कोई मिलाड बुरा मान जाए और कोई नफरती चिंटू आपके खिलाफ मुकदमा कर दे और फिर मिलाड आपकी याचिका खारिज कर देंगे, मुकदमा खारिज नहीं होगा। बहरहाल अमृतकाल
काल में कुछ भी हो सकता है। इस मामले पर टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने लिखा है कि हैरानी की बात है कि प्रधानमंत्री के नाम का अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल करना एक आपराधिक अपराध बन गया है। क्या अब हम राजतंत्र हैं या संविधान आधिकारिक तौर पर निलंबित कर दिया गया है? यह तो उत्तर कोरिया के लेवल की बात है। आप दर्शक इस लाइन को ध्यान से सुनिए। सांसद साकेत गोखले की बातों के आधार पर ही मैंने पूछा था कि इस देश में लोकतंत्र बचा है, हमारे पास एक चुने हुए प्रधानमंत्री हैं या फिर कोई तानाशाह है? क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम लेकर आलोचना करने पर पाबंदी तो केवल तानाशाह के युग में ही लगाई जा सकती है। लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है। उधर दिल्ली की एक नई मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। अडानी सेठ के चैनल पर इंटरव्यू चल रहा था। इनसे पूछा गया कि आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप लोग ईवीएम हैक करके सरकारें बनाते हैं। एबीवीपी हो या बीजेपी हो, सब ईवीएम हैक करके चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है, इसलिए आप लोग जीत जाते हैं। इस पर मैडम कहती हैं कि अब तक वो कर रहे थे ईवीएम हैक 70 साल से, तब कुछ नहीं हुआ, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये बढ़िया है। यानी मैडम मान रही हैं कि ये लोग ईवीएम हैक कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इस देश में 70 साल से ईवीएम का प्रयोग ही नहीं हो रहा है। मैडम 70 साल पहले तो बना ही नहीं था, कायदे से अभी 2-2.5 दशक ही हुए हैं। यानी सोचिए, एक राज्य की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि उन्होंने इतने सालों तक, यानी कांग्रेस के लोगों ने 70 सालों तक ईवीएम हैक किया, हमने तो अभी शुरू किया है। वैसे मैडम की ये बातें सुनकर क्या आपको नहीं लगता कि विश्व गुरु की तरह इन्होंने भी एंटायर पॉलिटिकल साइंस में ही डिग्री लिया होगा, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर पाती हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।